शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के हम भूगोल वाले हिस्से के साथ में। आज मैप के अंतर्गत हम इंडिया की जो जनजातियां हैं, इंडिया की जो मेजर ट्राइब्स हैं, उनके बारे में देखने वाले हैं। थोड़ी सी जानकारी देखेंगे और थोड़ा सा इसको हम मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे देश की जो जनजातियां हैं उनका उल्लेख संविधान में किया गया है। संविधान में पार्टिकुलरली बता दिया गया है कि कौन कौन सी जो जातियां हैं उनको हम एसटी के अंतर्गत रखेंगे और क्या क्या इसके मुख्य प्रावधान रहेंगे, क्या क्या उनको छूट मिलने वाली है। तो भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 366 का 25वें नंबर का भाग, इसके हिसाब से जनजाति का मतलब है कि उन जनजाति ग्रुप के अंश से या फिर उन ग्रुप से है जिनका उल्लेख आर्टिकल 342 के अंतर्गत एसटी के रूप में हमने उनको मान लिया है। तो इसका जो उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 342 में किया गया है। वहीं यदि हम देखें जनजातीय विकास विभाग भारत सरकार के हिसाब से, तो भारत में जनजाति समुदायों की संख्या 550 है और 2011 की जनगणना के हिसाब से यदि हम देखेंगे तो जनजातियों की संख्या पूरे भारत की जनसंख्या का 8.5% है, 8.6% है। वहीं यदि हम देखें कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर बहुत ज़्यादा जनजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपको सबसे अधिक जनजाति संख्या दिखाई देगी। वहीं जो मिजोरम है, परसेंटेज की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजाति जनसंख्या वाला राज्य हो गया। यदि हम जनजाति जनसंख्या के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश है और परसेंटेज के हिसाब से यदि हम देखेंगे तो वो मिजोरम है। ये जो मैप है यहाँ पर अलग अलग स्टेट में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं उसके बारे में दिखाया गया है। जैसे कि यदि आप जम्मू एंड कश्मीर वाले हिस्से की बात करेंगे तो यहाँ पर बाल्टी, गर्रा, सिप्पी, बकरवाल, मौन, गद्दी, पूरिकपा, बेडा, इस प्रकार की जनजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में खड़िया है, भील है, मुरिया, बिहरोर, बैगा, कटकरी, कोल, भारिया, खोंड और गोंड। गोंड के बारे में तो ज़्यादातर आप सुने ही हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो यहाँ पर नगेसिया हैं, डियार, खोंड, अगरिया, भतरा, मवासी और भैना यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। कुछ छोटे राज्य भी हैं, जैसे कि गोवा में, छोटा सा है ज़रूर लेकिन यहाँ पर भी हमको बहुत सारी जनजातियाँ देखने को मिल जाती हैं। वर्ली, दूबिया, सिद्धि, धोदिया, नाइगडा। और अभी जो हाल फिलहाल में गठित हुआ है ना, ठीक है, यहाँ पर भी आपको बहुत सारी जनजातियाँ देखने को मिल जाती हैं। मतलब तेलंगाना में तो उतनी नहीं है, लेकिन बाकी का जो हिस्सा है आंध्र प्रदेश जो बचा हुआ है उसका, जिससे अलग हुआ था तेलंगाना, तो यहाँ पर चैंचू जनजाति पाई जाती है। वहीं यदि हम हमारे द्वीप समूह की तरफ में जाते हैं, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार वाले हिस्से की तरफ में जाएंगे तो ओरांस, ओंजेस, ठीक है, सेंटिलेंस, जारवा, निकोबारीज, सोम्पेन। अब स्टेट वाइज यदि हम इनके नाम देखें ना तो इसको हम धीरे धीरे करके देखते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी जनजातियां हैं, बहुत सारे स्टेटों में पाई जाती हैं। जनजातियों से रिलेटेड कुछ फैक्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं। एसटी की जो पॉपुलेशन है इंडिया की पॉपुलेशन का 8.5% है। वहीं जो ड्राफ्ट नेशनल ट्राइब पॉलिसी है 2006, इसमें 698 एसटी पाए गए हैं इंडिया में। एसटी मतलब जनजातियाँ। पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब ग्रुप भी होता है, पीवीटीजी जिसको बोलते हैं। ये काफ़ी वनरेबल ग्रुप माना जाता है उस ट्राइबल ग्रुप में। मतलब ये वैसा समुदाय है जो तेज़ी से विलुप्ति की कगार पर है। इनकी ट्रेडिशन को हमें संरक्षण देने की ज़रूरत है, नहीं देंगे तो ये इनकी जो संस्कृति है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। तो अमंग द 75 लिस्टेड पीवीटीजीज द हाईएस्ट नंबर इज़ फाउंड इन उड़ीसा। इस प्रकार के जो पीवीटीजी ग्रुप हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है कहाँ पर पाई जाती है, पीवीटीजी की उड़ीसा में पाई जाती है। भील जो है लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप माना जाता है।
38% ऑफ द टोटल एसटी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जितनी भी पॉपुलेशन है उसका सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो भील लोगों का है, ठीक है, फॉलोड बाय गौंड्स। तो गौंड आ जाते हैं, इसके बाद भील आ जाते हैं। मध्य प्रदेश के पास में हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के हिसाब से यदि हम देखें। इसके बाद आ जाते हैं संथाल लोग। ये संथाल ओल्डेस्ट ट्राइब मानी जाती है इंडिया की। द संथाल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जिसको हम मांझी परगना बोलते हैं, कैन बी कंपेयर टू लोकल सेल्फ गवर्नेंस। यहाँ जो प्रशासन चलता है, गवर्नेंस चल रहा है, जिसको हम मांझी परगना बोलते हैं, इसको आप सेल्फ गवर्नेंस बोल सकते हैं। तो शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब लिस्ट है, मॉडिफिकेशन ऑर्डर 1956, द इनहेबिटेंट ऑफ लक्षद्वीप हु एंड बोथ of whose parents were born in these island are treated as STs। तो जो इनहेबिटेड लैंड है लक्षद्वीप का, ठीक है, जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, उनके बच्चे रह रहे हैं, उनको ट्रीट किया जाता है एसटी के रूप में। इनहेबिटेंट, ठीक है, जहाँ पर नॉर्मली रहना मुश्किल हो जाता है, ऐसे एरिया में जहाँ ये लोग रह रहे हैं। आर्टिकल 342 ये बताता है, ठीक है, प्रिस्क्राइब्स प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ एसटी। एसटी के अंतर्गत किन किन को हम रखेंगे, इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 342 में। आर्टिकल 275 हमें प्रोवाइड करता है ग्रांट ऑफ स्पेशल फंड। इस प्रकार के जो आदिवासी ग्रुप हैं, हमें इस स्पेशल फंड ग्रांट करना है, और ये काम करेगा यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग वेलफेयर ऑफ एसटी, ठीक है, फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज की तरफ और देखते हैं पहला एडिटोरियल को। तो ये जो पहला एडिटोरियल लिखा है, पार्टिकुलरली लाइव इन रिलेशनशिप में रहने वाले एक कपल्स के ऊपर लिखा है। तो ये जो कपल है वो प्रताड़ित हो रहे हैं, इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि ये हिंदू और मुस्लिम वाला मामला है। तो जाहिर सी बात है, जब भी कोई हिंदू और मुस्लिम वाला मामला रहता है ना, तो ये ज़रूर से तूल पकड़ता है, ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। तो यहाँ पर ये जो कपल्स लोग हैं, इनका आरोप लगाया जाता है पुलिस के ऊपर कि पुलिस हमको डराती धमकाती है, हमें हरासमेंट करते रहती है, और इन्होंने याचिका दायर करी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनकी नहीं सुनी थी। तो आर्टिकल में बताया जाता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को समाज क्या सोचता है, समाज में क्या चीज़ चल रही है, इसको ध्यान में नहीं रखता है। समाज क्या सोच रहा है, समाज के हिसाब से आपको डिसीजन नहीं देना है, आपको डिसीजन देना है संविधान के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानने के लिए बाध्य हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कही हैं, ठीक है, जो कि उसको नहीं कहना चाहिए था, बल्कि इन कपल्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना था, एक प्रकार से सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए था। एक रिसेंटली जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, इसने निगेट कर दिया है, इसने कहना चाहिए अनदेखी कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को। इसकी जगह में उसने पर्सनल रिलेशन में कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या क्या छूटें दी हैं, इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है। तो अभी हाल फिलहाल में जो न्यूज़ चल रही है, जो न्यूज़ में कपल रहे हैं वो लाइव इन रिलेशनशिप में रहे थे, इन्होंने प्रोटेक्शन मांगा था पुलिस के हरासमेंट से। तो एक जजमेंट आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से रिसेंटली, जिसके अंतर्गत उन्होंने मना कर दिया है उस कपल की प्रार्थना को जो कि इंटरफेथ कपल हैं, लाइव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और ये प्रोटेक्शन की डिमांड कर रहे थे पुलिस हरासमेंट से, ठीक है, और इसने पूरे देश दुनिया में अपना ध्यान खींचा है। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर हम बात करते हैं। एक जजमेंट आया था किरण रावत वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसने निगेट कर दिया है, अनदेखी कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को पर्सनल रिलेशन में, विच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ रिपीटेडली एफर्म। जहाँ सुप्रीम कोर्ट हमेशा से कहता है कि पर्सनल रिलेशन में आपको
कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको जो छूट दी है उनका हमें ख्याल रखना है। हाई कोर्ट का जो जजमेंट रहा है उससे ये पता चला है कि ये जो लाइव इन रिलेशनशिप है ये क्या है, सामाजिक समस्या है, इसको ख़त्म करना चाहिए। कुल मिलाकर के ये उनका आया है। द केस ऑफ पिटिशनर्स, ए मुस्लिम मैन एंड ए हिंदू वुमेन वाज शॉर्ट एंड सिंपल। कुल मिलाकर के देखा जाए ये जो केस रहा था ये मुस्लिम और हिंदू का मामला है, ठीक है। जो लड़का है वो मुस्लिम है और जो महिला है वो हिंदू है। दे आर अराउंड 30 ईयर्स ऑफ एज, दोनों की जो एज है लगभग 30 साल के हैं और वो आप साथ में रह रहे थे लिविंग रिलेशनशिप में, बेस्ड ऑन म्यूचुअल लव एंड अफेक्शन, ठीक है। प्यार हो गया था, साथ में रह रहे हैं, शादी नहीं हुई है लेकिन। तो सुप्रीम कोर्ट ने दो काम अच्छे किए हैं। एक तो लाइव इन रिलेशनशिप को कानूनी रूप दे दिया है कि आप यदि लाइव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आपको कोई कानूनी तौर से आपके ऊपर केस नहीं कर सकता, कार्रवाई नहीं कर सकता, आपको पुलिस प्रताड़ित नहीं कर सकती। दूसरे नंबर की बात यह है, समलैंगिक संबंधों को कानून के दायरे से बाहर कर देना, धारा 377 को ख़त्म करके भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। तो जो समलैंगिक कपल्स हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। उनका कहना है ये जो लोकल पुलिस है इनको टॉर्चर कर रही है वाइल लिविंग इन ए रेंटेड हाउस, हम रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें पुलिस हरासमेंट से प्रोटेक्शन मिले। इलीगली डन ऑन द बेसिस ऑफ ए कंप्लेंट मेड बाय ए फैमिली मेम्बर, ठीक है। और ये जो कंप्लेंट है एक फैमिली मेम्बर के द्वारा दायर करी गई है। हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, अनएक्सेप्टेबल है कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस के हिसाब से देखें तो। पहले नंबर की बात ये है, कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो कन्वेंशनल सोशल मोरालिटी के हिसाब से दिया है। मतलब पुराने ज़माने के जो लोग क्या सोचते थे, उस समय समाज क्या सोचता था, उस हिसाब से उन्होंने अपना जजमेंट दिया है। उन्होंने संविधान ने जो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी दी है, लोगों को पर्सनल लिबर्टी दी है, इसका कोई भी ख्याल नहीं रखा। सेकेंड नंबर की बात यह है, कोर्ट ने डिस्कार्ड कर दिया है बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, इवन आफ्टर सिटिंग देम बाय गिविंग अनटेंडेबल रीज़न, और इसका कोई रीज़न भी नहीं बताया। तीसरे नंबर की बात यह है, हाई कोर्ट ट्रेवल्ड मच बियॉन्ड द ब्रीफ एंड रिलाइड ऑन पर्सनल लॉस ऑन मैरिज विच आर इनरिलेवेंट। यहाँ पर हाई कोर्ट ने उनकी जो पर्सनल लॉ से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, उनके समाज में जो चीज़ें चल रही हैं उनका यहाँ पर और उल्लेख कर दिया है। इलाहाबाद का जजमेंट है उसमें कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था लाइव इन रिलेशनशिप, जैसे कि डॉक्टर वेलुस्वामी 2010 का, इंदिरा शर्मा 2013 का, धनुलाल 2015 का, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस प्रकार के रिलेशनशिप को प्रमोट करें, एंड दैट द लॉ ट्रेडिशनली हैज़ बीन बाइज्ड इन फेवर ऑफ मैरिज, ठीक है। कुल मिलाकर के ये जो लॉ बनाए गए हैं ट्रेडिशनली तौर पर बाइज्ड हैं और ये किसके फेवर में जाते हैं, मैरिज के फेवर में जाते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो हाई कोर्ट ने आवश्यक रूप से रिजेक्ट कर दिया है प्रेसिडेंशियल जो वैल्यू रही थी टॉप कोर्ट वर्डिक्ट की। पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी जो सुनवाई करी थी उस हिसाब से उसने डिसीजन नहीं लिया है। हाई कोर्ट ने कुछ अननेसेसरी रेफरेंस दिए हैं सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बातचीत करता है मेंटेनेंस टू द वाइफ्स, ठीक है, नॉट अदर वुमेन। वाइफ मतलब केवल पत्नी को ही मेंटेनेंस मिल सकता है। हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल और प्री मैरिटल सेक्स होते हैं, संबंध होते हैं, इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है मुस्लिम लॉ ने। मुस्लिम लॉ कहता है कि आप जो है एक्स्ट्रा मैरिटल प्री मैरिटल संबंध नहीं स्थापित कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो सेक्सुअल है, लस्टफुल है एंड अफेक्शनेट एक्ट है, जैसे कि किसिंग करना, टचिंग करना, स्टेयरिंग, शादी के पहले ये सारी चीज़ें हराम मानी जाती हैं इस्लाम में, ऐसा जजमेंट ने कहा है। कुल मिलाकर के केस वही हिंदू मुस्लिम था, इसलिए उन्होंने उनके हिसाब से जजमेंट दिया है। एन इंक्लिनेशन टुवार्ड ऑर्थोडॉक्सी, ये जो वर्डिक्ट आया है वो बताता है कि जो समाज का झुकाव है, कोर्ट का जो झुकाव है वो सोशल ऑर्थोडॉक्सी की तरफ है, रिलीजियस रिवाइवलिज्म की तरफ है। धर्म क्या कहता है, धर्म क्या चाहता है, उसकी तरफ से समाज क्या चाह रहा है।
वहीं जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कुछ कुछ नियम कानून हैं बनाए थे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जो भी कहता है वो सारे के सारी कोर्ट के लिए बाइंडिंग रहता है, कंट्री में जितने भी हैं। आर्टिकल 141 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है, इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन द टॉप कोर्ट इज नॉट इनकरेजिंग और डिस्करेजिंग एनी सोशल प्रैक्टिस और ह्यूमन कंडक्ट। इस हिसाब से देखा जाए ना तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी किसी प्रकार किसी को इनकरेज नहीं करेगा, डिस्करेज नहीं करेगा किसी भी सोशल प्रैक्टिस को या फिर ह्यूमन कंडक्ट को, ऐसा हम देखते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो अगला कदम उठाया था वो एडल्टरी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। ठीक है, यदि सहमति से कोई संबंध बना रहा है तो वो कोई क्रिमिनल नहीं है, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस था। टॉप कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज कर दिया था एडल्टरी को एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 497 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। इसके अलावा 377 को हटाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, नवतेज सिंह जोहर 2018 का जजमेंट। ठीक, इसके अंतर्गत उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया है, ख़त्म कर दिया है धारा 377 को, जो कि डील करती है सेम सेक्स रिलेशन को। सुप्रीम कोर्ट मेड ए कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन रेदर देन मोरल जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा संविधान में जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखा है, समाज क्या चाहता है उसका उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं रखा कि सामाजिक रीति रिवाज क्या कहते हैं। सामाजिक रीति रिवाज तो मना करता था, लेकिन उसका ध्यान नहीं रखा गया, उन लोगों की सुनी गई है जो कि इस चीज़ से प्रताड़ित हो रहे हैं। इसके साथ साथ में इंटर कास्ट मैरिज हो रही है, इंटर रिलीजियस मैरिज हो रही है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि इन लोगों को किसी के द्वारा हरासमेंट नहीं किया जाना चाहिए। लता सिंह केस 2006 का था। कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया था पुलिस अथॉरिटीज़ को, ठीक है, पूरे देश भर में, कि आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, कोई भी यदि लड़का लड़की हैं इंटर कास्ट मैरिज कर रहे हैं, इंटर रिलीजियस मैरिज कर रहे हैं, तो उनको हरासमेंट कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, एस खुशबू वर्सेस कन्नीमल एंड ANR 2010 का ये केस था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, ये एकदम सही है कि ये जो मेन स्ट्रीम व्यू ऑफ हमारा सोसाइटी है वो है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट शुड टेक प्लेस ओनली बिटवीन मैरिटल पार्टनर। संबंध केवल वही बना सकते हैं जिनकी शादी हो गई है। ठीक है, and there is no statutory offense that takes place when adult willingly engage in sexual relation outside the marital setting। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि इस प्रकार से कोई कपल संबंध बनाता है तो वो उसको स्टैट्यूटरी ऑफेंस हम मानेंगे। मैरिटल सेटिंग के अलावा शादी हो गई है तब बनाना तो ठीक है, लेकिन यदि शादी नहीं हुई है तब भी बनाते हैं तो वो किसी प्रकार का अपराध नहीं है। 2010 में भी ये जजमेंट आया था। वहीं हाई कोर्ट को किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए था, यदि ज़रूरत होता तो अतिरिक्त डिटेल वो मांग सकता था हाई कोर्ट, और विवाह पर व्यक्तिगत कानूनों का अवांछित और अप्रासंगिक सर्वे किए बिना जोड़े के मौलिक अधिकार का उनको समर्थन करना चाहिए था। ये निर्णय न्यायिक अनुशासनहीनता का एक उत्कृष्ट मामला है। यदि जब कभी हमें लिखने के लिए आता है कि न्यायिक अनुशासनहीनता पर 250 शब्दों में लिखना है, तो इस प्रकार का एग्जाम्पल हम सेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको बहुत जल्दी ठीक कर देगा। ये कहना कि व्यक्तिगत कानूनों का नैतिक पाठ संवैधानिक सिद्धांतों का स्थान ले लेगा एक गंभीर न्यायिक दुर्घटना है। तो ये लाइनें इस प्रकार की होती हैं जिनको कभी कभी निबंध के रूप में पूछ लिया जाता है। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो वैज्ञानिक लोगों को सरकार की आलोचना करने से रोकने से संबंधित है। चाहे वो वैज्ञानिक रहे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स रहे, चाहे वो इंडिया का कोई भी सिटीजन रहे, भले ही वो एक वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, IAS है, IPS अधिकारी है, इसके साथ साथ में वो एक आम नागरिक भी है। उसको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। यदि उसको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से इसका ऐसा व्यू होना चाहिए, तो संविधान ने उसको स्वतंत्रता प्रदान करी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है कि वो इसकी खुली आलोचना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उनको नियम कानूनों से बांध दिया जाता है, उनके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, मुंह बांध दिए जाते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, चुपचाप सुनते रहना है बस। तो आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है कि जो वैज्ञानिक
रिसर्चर्स हैं, वैज्ञानिक लोग रह रहे हैं रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, हम उनको इनकरेज करें कि सोशल एंड पॉलिटिकल डिस्कशन में आप शामिल होइए। तो जो वैज्ञानिक लोग होते हैं या फिर वैज्ञानिक रिसर्च संस्थाएं हैं, ये भी एक सोसाइटी का हिस्सा हुआ करती हैं। इनके जो सदस्य हैं उनको सेम टू सेम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हैं जैसे कि हम लोगों को मिले हैं, और जैसे हम सोशल डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं ठीक उसी प्रकार से वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपना जो कामकाज है उसको छोड़ के बस इसी चीज़ में लगे हुए हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर बताया जाता है कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, इसके ऊपर आपको बातचीत नहीं करना है, ऐसा मना किया गया लोगों को। पिछले ही वीक में 500 से भी ज़्यादा जो वैज्ञानिक लोग हैं, एकेडमिक्स लोग हैं, इन्होंने लिखा था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc को, और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था इसके प्रशासन को कि आपका जो प्रशासन है हमें मना कर रहा है कि हम डिस्कशन ना करें अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के ऊपर। इसके बाद जैसे ही उन्होंने ये काम किया, 2 लोगों को सो कॉज नोटिस जारी हो गया। इसके रिस्पॉन्स में डायरेक्टर ऑफ ए डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER मोहाली पंजाब ने इशू किया था सो कॉज नोटिस 2 फैकल्टी मेंबर्स के ऊपर, जो कि उसी के इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे, जिन्होंने साइन किया था इस ऊपर वाले लेटर को। तो यहाँ पर लेखक हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये महत्वपूर्ण क्यों है कि जो वैज्ञानिक रिसर्च संस्थाएं हैं वहाँ जो लोग हैं काम करते हैं, या फिर वो जो संस्था है वो सोशल एंड पॉलिटिकल डिस्कशन में उनको पार्टिसिपेट करना क्यों ज़रूरी है। इस प्रकार से जो साइंटिफिक रिसर्च होते हैं ये ब्रॉडर सोसाइटी का एक हिस्सा है, इसीलिए यहाँ जो मेंबर हैं, इसके जो मेंबर हैं उनको भी सेम टू सेम संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं, जैसे कि सोशल डिस्कशन में हम तुम आप लोग भाग लेते हैं। वैज्ञानिक लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, फ्री टाइम दिया जाता है, तो ऐसे फ्री टाइम में वो लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो जो रिसर्चर्स होते हैं इंस्टीट्यूशन में, इनको ऑफ़र किया जाता है लीज़र, खाली टाइम, इनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो क्रिटिकल इंक्वायरी कर सकें वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट के ऊपर। तो ये जो स्पेशल पावर है जो कि रिलाई करती है पब्लिक सपोर्ट के ऊपर, ये जो इंस्टीट्यूशन रिसीव किए हैं, इसका मतलब ये हो गया है कि उनके पास में कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों को एजुकेट करना है, उन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करना है मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर। फॉर साइंटिफिक रिसर्चर टू हेल्प टू स्टैंड अप फॉर जस्टिस, यदि आप जस्टिस के लिए खड़े नहीं होते हैं, स्पेशली ऐसे समय में जब समाज में उथल पुथल चल रही है, वुड बी एन एब्डिकेशन ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुल मिलाकर के आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है आप उसका पालन नहीं कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो दबाव ग्रुप, यदि वैज्ञानिक लोग ऐसे खड़े होते हैं तो दबाव जो रहता है और भी ज़्यादा अच्छा पड़ता है। इसलिए जो प्रेशर ग्रुप वाला चैप्टर है ना, हम पढ़े हैं NCERT में पॉलिटिक्स में। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें कि साइंस के हिसाब से हम क्लाइमेट चेंज को अध्ययन करते हैं, कैन नेचुरली फ्लो इनटू कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल इशू अबाउट कॉलोनिज्म एंड हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको आप कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल इशू के रूप में भी देख सकते हैं, जैसे कि कॉलोनिज्म से रिलेट करके, ऐतिहासिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेट करके भी आप क्लाइमेट चेंज को देख सकते हैं। और एक एंगल रहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। इनइक्वालिटी एंड जस्टिस की बात करते हैं। एक और जो एग्जाम्पल है वो रिसर्च ऑन एनर्जी पॉलिसी को लेकर के है। तो जो रिसर्च ऑन एनर्जी पॉलिसी है इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं इन्वायरमेंटल कंसर्न्स से या फिर क्वेश्चन से अबाउट द यूसेज एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। कुछ जो वैज्ञानिक फील्ड है जैसे कि क्वांटम फिजिक्स है, आगे इनको सेपरेट कर दिए हैं करंट अफेयर से। लेकिन जो क्वांटम फिजिक्स पढ़ने वाले लोग हैं उनको करंट की न्यूज़ यदि नहीं पता है, करंट में क्या चीज़ चल रही है वो चीज़ यदि उनको पता नहीं है, तो वो कोई काम का नहीं है उनकी पढ़ाई।
अब बताया जाता है कि ऐसा नहीं है कि इतिहास में कभी ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है कि जो वैज्ञानिक लोग हैं वो लोग पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। तो इतिहास में ऐसी कई सारी जगह हमको देखने को मिल रहा है जहाँ पर सामाजिक तौर से वैज्ञानिक लोग कहना चाहिए पार्टिसिपेट करते थे। इंडिया के पास में काफ़ी रिच और यूनिक ट्रेडिशन रही है, संस्कृति रही है वैज्ञानिक लोगों की जिन्होंने एंगेज किया है सोशल इशू के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम प्रोमिनेंट इंडिविजुअल जैसे कि फिजिसिस्ट हैं मेघानंद साहा, मैथमेटिशियन हैं डी डी कोसाम्बी, केमिस्ट हैं अमूल्या रेड्डी, ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंगेज किए थे सोशल इशू के साथ में। इसके अलावा केरल का जो सशस्त्र साहित्य परिषद है जिसका स्लोगन है साइंस फॉर सोशल रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो जब साइंस सोशल रिवॉल्यूशन के लिए है तो फिर सोशल में यदि कुछ हो रहा है तो उसके ऊपर हम क्यों नहीं बोल सकते हैं। इसने कंट्रीब्यूट किया था स्प्रेडिंग साइंटिफिक वैल्यूज़ इन द स्टेट। तो जाहिर सी बात है एडमिनिस्ट्रेशन अपने रिसर्चर लोगों को, वैज्ञानिक लोगों को ये सब के लिए मना क्यों कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को ये डर लगा रहता है कि एज प्रमोटिंग व्यूज़ दैट आर हॉस्टाइल टू गवर्नमेंट, उनको लगता है कि ऐसे व्यू प्रदर्शित करना, ऐसे व्यू के बारे में आवाज़ उठाना जो कि गवर्नमेंट के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के गवर्नमेंट का प्रकोप उनको झेलना पड़ जाएगा। ऑफन दे डू नॉट इवन वेट फॉर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट बट प्रोएक्टिवली सेंसर डिस्कशन, ये गवर्नमेंट का वेट तक नहीं करते हैं और सेंसर को रोक देते हैं, डिस्कशन को रोक देते हैं, सेंसरशिप लगा देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल भी देखने को मिल जाएगा। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जैसे कि IISER मोहाली है पंजाब, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कुछ नियम कानून लगा दिए थे जैसे सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल, जिसके माध्यम से आप क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट का। लेकिन ये जो रूल है वो डिज़ाइन किए गए हैं गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट के ऊपर और ये इल सूटेड हैं एकेडमिक साइंटिस्ट के ऊपर, ये काम नहीं करते हैं। वास्तव में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2015 में क्या कहा था कि ये जो CCS रूल्स होते हैं हैव नो एप्लीकेशन टू ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इनको आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं लगा सकते हैं। इससे भी ज़्यादा देखें तो त्रिपुरा हाई कोर्ट ने 2020 में कहा था व्हेन रूल्स अप्लाई दे डू नॉट डिप्रीव सिटीजन ऑफ देयर राइट ऑफ फ्री स्पीच विच इज़ फंडामेंटल राइट। रूल लगा भी रहे हो तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच से इस चीज़ को रोक नहीं सकते हैं। इसके बाद अगली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं ये राफेल जेट से रिलेटेड है। यहाँ पर जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है इस प्रकार के जो राफेल एम जेट है ये हम और भी ख़रीदने वाले हैं फ्रांस से। 26 राफेल नवल प्लेन्स हम खरीदने वाले हैं या फिर जिसको शॉर्टकट में राफेल एम जेट कहा जाता है, फ्रांस से हम खरीदने वाले हैं। देयर विल बी 22 सिंगल सीट राफेल मैरीन एयरक्राफ्ट एंड 4 ट्रेनर प्लेन्स। इसमें क्या क्या शामिल है, 22 सिंगल सीट राफेल मैरीन एयरक्राफ्ट हैं और 4 ट्रेनर प्लेन्स भी हम खरीदने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो नेक्स्ट विजिट रही है फ्रांस के लिए, इंडिया ने एक्सपेक्ट किया है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं नवल वर्जन ऑफ राफेल फाइटर से फ्रॉम फ्रांस से। इस चीज़ को हम राफेल एम बोलते हैं। गवर्नमेंट सोर्स का कहना है कि इंडिया परचेज करेगा 26 राफेल नवल प्लेन्स को, राफेल एम जेट को फ्रांस से। इसमें से हैं 22 सिंगल सीट राफेल मैरीन एयरक्राफ्ट और 4 ट्रेनर प्लेन्स। वहीं इतिहास में यदि हम देखें तो सितंबर 2016 में इंडिया ने साइन किया था 59,000 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट फ्रांस के साथ में ताकि हम 36 राफेल फाइटर जेट खरीद सकें अपनी एयरफोर्स के लिए। तो आखिर दोनों में अंतर क्या है, राफेल में और राफेल एम में। द राफेल ए कम्प्लीटली ओमनी रोल फाइटर कम इन 3 वर्जन। राफेल की यदि हम बात करें तो ये इसका 3 वर्जन आता है। ओमनी रोल, ठीक है, इसका तो मीनिंग देख लेते हैं हम क्या होता है। तो
तो यहाँ जो ओमनी रोल वर्ड इस्तेमाल में लाया गया है, ओमनी रोल जो है हम मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए यूज़ करते हैं, मिलिट्री संबंधी जो हवाई जहाज़ है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिनका हम अलग अलग मिशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो राफेल को भी हमने 3 कैटेगरी में बांटे थे। राफेल सी, ये सिंगल सीटर है, ठीक है। तो ये फ्लॉन फ्रॉम लैंड बेसिस, इसको आप उड़ाते हैं लैंड से। राफेल एम सिंगल सीटर है, फ्लॉन फ्रॉम कैरियर बेसिस, ठीक है। हमारे पास जैसे कि आप जहाज़ में हैं, कहीं और पर हैं, तो वहाँ से भी आप इसको उड़ा सकते हैं। राफेल होता है बी, ये 2 सीटर होता है और इसको भी हम लैंड बेसिस से उड़ाते हैं। यदि हम ऑफिशियल बेसिस के हिसाब से देखें, जो तीनों के तीनों मॉडल हैं ये शेयर करते हैं सेम एयरफ्रेम एंड मिशन सिस्टम को, विथ प्राइमरी वेरिएशन बिटवीन नवल एंड लैंड वर्जन। अंतर क्या है? अंतर ऐसा है कि आप पानी में जहाज़ को खड़ा करें और जहाज़ से फिर इसको उड़ा दे रहे हैं, और दूसरा है नॉर्मल टाइप के हैं, उनको आप ज़मीन से उड़ा रहे हैं। यही इसमें प्राइमरी रीज़न है, या फिर प्राइमरी कहना चाहिए अंतर है। इसके अलावा इसमें हमें कुछ खास टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें हमें एक मजबूती वाला अंडर कैरेज देखने को मिल जाएगा, टू विथस्टैंड द रिगोरस ऑफ लैंडिंग ऑन कैरियर डॉक, जिसका इस्तेमाल किया जाएगा कहाँ पर? लैंडिंग के टाइम में कैरियर डेक में, ठीक है। तो कैरियर डेक में जब ये लैंडिंग करेगा तो ये मजबूती प्रोवाइड करेगा। इसमें एक टेल हुक बनाया गया जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं टू स्टॉप ड्यूरिंग लैंडिंग, लैंडिंग के दौरान में यदि आपको रोकना है, ब्रेक लगाना है। इसमें एक नोज व्हील लगाया गया है विथ ए जंप स्ट्रट। तो इसमें अगली खास बात यह है कि यहाँ पर हमको एक नोज व्हील देखने को मिलता है, दैट ओनली एक्सटेंड फॉर शॉर्ट टेक ऑफ सच एज कैटापल्ट लॉन्चेस। शॉर्ट टेक ऑफ्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर आपको बिल्ट इन स्टेयरवे देखने को मिल जाते हैं फ्रॉम द कैरियर डेक टू कॉकपिट। माइक्रोवेव लैंडिंग सिस्टम है, ठीक है, जो कि कैरियर पर आधारित रहेगा। एक नोवल टेलीमेर फिन टिप मैकेनिज्म लगाया गया है, इसके माध्यम से नेविगेशन सिस्टम आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। ड्यू टू द एडेड वेट ऑफ अपग्रेड द राफेल एम इज समवाट हैवियर देन द राफेल। दूसरे नंबर की बात यह है, इसको थोड़ा सा वजनदार बनाया गया है, शायद इसका रीज़न रहा होगा कि इसको लैंडिंग में दिक्कत नहीं जाना चाहिए। हल्का रहेगा तो पता चला लैंडिंग करने की बजाय और उड़ गया। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है साइंस से रिलेटेड है। तो इंडो जापानीज़ रिसर्चर लोगों ने डेवलप किया है एक ट्रीटमेंट को, ठीक है। और ये जो स्कीम है वो जो बीमारी है वो डचेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये नाम इसका रखा गया है। तो कुछ डॉक्टर लोग हैं तमिलनाडु के थे, इसके साथ साथ में वैज्ञानिक लोग थे जापान के। इन्होंने डेवलप किया है एक डिसीज़ मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट। क्या नाम रखा गया है इस ट्रीटमेंट को? डिसीज़ मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट। बीमारी का नाम है डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डीएमडी शॉर्टकट में इसको बोलते हैं। ये एक प्रकार से रेयर जेनेटिक डिसीज़ होता है यूजिंग ए फूड एडिक्टिव। इसके लिए उन्होंने फूड एडिटिव का इस्तेमाल किया था। फूड एडिटिव एक बीटा ग्लूकॉन प्रोड्यूस होता है जिसको बनाया गया था N163 के माध्यम से, यीस्ट के माध्यम से बनाया गया है, यूरोबेसिडियम पुलोन्स। के राघवन डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी हैं। इसके अलावा जेसुइट एंटीरोज मेमोरियल इंटर डिसिप्लिनरी सेंटर फॉर एडवांस रिकवरी एंड एजुकेशन मदुरई से हैं ये। इनका कहना है कि ये जो डीएमडी है एक प्रकार से रेयर जेनेटिक डिसीज़ होता है जो कि अफेक्ट करता है मेल चिल्ड्रन को, लड़का को, लड़की को नहीं। और लगभग देखा जाए तो 5000 पेशेंट जापान में हैं और 80,000 इंडिया में हैं। तो सोचिए, इंडिया में ज़्यादा और जापान में कम है। मसल्स नीड ल्यूब्रिकेंट। आपकी जो मसल्स होते हैं उसमें भी ल्यूब्रिकेशन की ज़रूरत है।
डिस्ट्रोफिन एक एंजाइम होता है सेक्रेटेड इन द मसल्स, और सेक्रेटेड सेक्रेटेड मतलब हमारी मसल से ये चीज़ स्रावित होती है। तो यही जो है हेल्प करता है इन वियर एंड टीयर एंड रीजनरेशन ऑफ मसल्स। हमारी मसल्स वियर नहीं होंगी, टीयर नहीं होगी, रीजनरेशन का काम होते रहता है मसल्स का। इसके लिए कौन काम करता है? डिस्ट्रोफिन। बिकॉज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर मसल्स कैन नॉट प्रोड्यूस डिस्ट्रोफिन। यदि आपके जनरेशन में ही कोई प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो आप डिस्ट्रोफिन आपकी बॉडी नहीं प्रोड्यूस करती है। इससे क्या हो जाता है, हमारी जो मसल्स रहती हैं ना वो कमज़ोर टाइप की दिखने लगती हैं, एंड पेशेंट बिकम व्हील चेयर बाउंड इन देयर अर्ली टीन एंड डाई प्रीमैचुरली। इससे क्या होता है, जो पेशेंट है ना वो उसको व्हील चेयर में ही पूरा ज़िंदगी बिताना पड़ेगा, और कुल मिलाकर के समय से पहले ही आपकी कहना चाहिए डेथ हो जाती है। ऐसे बच्चे जो जिनका जन्म होता था 1970 के पहले हैड ए मेडिसिन लाइफ स्पान ऑफ अराउंड 18 ईयर। ये कितना जीता था? 18 साल जीता था। आफ्टर एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन एंड स्टेरॉयड। यदि कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन दे रहे हैं, स्टेरॉयड हम दे रहे हैं, तो ये जो उम्र है उसको हम बढ़ा सकते थे। लेकिन डिजीज़ मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट यदि हम करते हैं तो ये जो लाइफ स्पान है, उसकी जो उम्र है उस बच्चे की, इसको हमने बढ़ा दी है 28 से 30 साल, ऐसा इनका कहना है। करेंटली जो अवेलेबल ट्रीटमेंट है वो है जीन थेरेपी, एक्सॉन स्किपिंग एंड डिजीज़ मॉडिफाइंग एजेंट। ये आज के टाइम में कहना चाहिए ट्रीटमेंट इसका किया जाता है। वैज्ञानिक लोगों ने बीटा ग्लूकेन का इस्तेमाल किया था एज ए फूड सप्लीमेंट के तौर पर। इसके माध्यम से डीएमडी को हम रिड्यूस कर पाए थे। मे बी ए बून फॉर पेशेंट बट रिक्वायर फर्दर वैलिडेशन थ्रू ए लार्ज स्केल मल्टीजेनेटिक स्टडी।